आय घर में है। दिखाता सोनी मोलिया बेचत हुआ दे रहा है 5 रुपया है ये वाला है ये मतलब है ये टिप्पणी है ये ना ना कुछ होता ना है तब वो ना हो तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑफ करने तब बस करते कहना बहुत हो गया। आनंद है मुँह जानती हो गए अरे कैसे जाएं यार, हट कहाँ बनना है कहाँ है देखा डिवाइस इसकी गुणों को बताएंगे जैसा हमने क्लास में किया। होगा से जब तो ले डे भरा मतलब से चप्पा हो जाता तब वो ना मित्र ही क्यों सोच तो पढ़े तो का इसलिए इतनी मस्त चलत रही
खुलत का ना हल्दी से अब हल्दी से ना खुलेली ये कौन डिजाइन है ये डिजाइन ही है उड़ गया ले शीशा उन्होंने मेन खोजा पॉइंट था कि अगर हाँ ना वो सही में मजाक ना मित्र पढ़ाओ थोड़ा को कहीं देख घर में सकते हैं नहीं घर में अपने हैं बोलबा मतवा देखा फिर आगल कोई चीज है क्राफ्ट है वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी। अपने माइक को बेटा म्यूट रखें, कोई भी डिस्टरबेंस आप अपनी तरफ से क्रिएट ना करें। तो यहाँ पे ये जो सारे एग्जांपल्स हैं इसमें एक ही वर्ड आपको समझना है कि स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब हम सिमिया निकाल वेलोसिटी निकाल सिमिया निकाल के फिर करा कि आप लोग थोड़ा सा अब ग्रोन अप हो गए, नाउ यू विल आर इंजीनियरिंग और आप यहाँ पर अब हमें तो हमें आवा तो सारा दिन नेट वाते और कांस्टेंट है तो अब ये डायरेक्टली कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। अगर डायरेक्शन लॉस्ट है तो इस तरीके से स्टेडी स्टेट में अगर कहीं कोई चीज मिल रही है हमें, एक नाव है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो वो नाव भी हमारे लिए क्या हो गई, एक इनर्शियल। अब लगाएं अब खोल लो निकल के नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने नॉन इनर्शियल के लिए भी डिस्कस किया था। लिखने का तरीका इसी तरीके से रहेगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई अरे आज का अपना करंट जो बात करते हैं वो है ये कि आप लोग यहाँ पर सीख तो गए एक फ्रेम की तुलना में कैसे हम मोशन को ऑब्जर्व करें, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम एक फ्रेम देख रहे हैं तो दूसरे फ्रेम में भी वो मोशन ठीक वैसा ही हो। एक बहुत आसान एग्जांपल अगर हम लोग लें तो आप पृथ्वी के ऊपर इस समय बेटा बैठे हुए हैं, सभी लोग आई सपोज कि बैठ के क्लास कर रहे हैं, उनमें कोई मोशन नहीं है, वो सारे लोग रेस्ट पर। ये हम अगर देख पा रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि आप अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर। लेकिन अगर यहीं से हमारा कोई फ्रेंड चांद पे चला जाए इसी समय क्लास चलते हुए और वो देखे 8 तक की हवन है विशाल, तो आपको क्या पाएगा कि पृथ्वी के साथ आप भी गोल गोल क्या है घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, यानी आपकी ये पोजीशन रिलेटिव है और वो किसी न किसी रेफरेंस के टर्म में रिलेटिव है। तो यानी एक फ्रेम से जो भी मोशन ऑब्जर्व हो रहा है कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे फ्रेम में वो मोशन वैसा ही हो। तो इसके लिए अब हमारे सामने एक समस्या ये आ रही है कि एक फ्रेम में अगर हमें मोशन या पोजीशन पता है तो हम कैसे दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में बता पाएं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नई टेक्निक यूज करेंगे, एक नया तरीका सीखेंगे और इस तरीके को हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया है ट्रांसफॉर्मेशन। किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। जैसे आप लोगों ने इंटरमीडिएट में इंग्लिश जरूर पढ़ी हो, तो इंग्लिश में एक टॉपिक चैप्टर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग क्या करते हैं कि एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं, पैसिव को एक्टिव में बदलते हैं। नरेशंस आता है, नरेशन में डायरेक्ट जो नरेशन है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो जब हम फॉर्म को बदलते हैं तो वहां पर वर्ड यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से यहाँ हम लोग एक फ्रेम से अपने मोशन को क्या कर रहे हैं या अपने जो मैकेनिक्स जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं उसको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चेंज करने जा रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ निकालने जा रहे हैं इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को अगर हम लोग देखें तो यही इक्वेशन की हेल्प से एक फ्रेम से हम लोग मोशन को दूसरे फ्रेम में बदल सकते हैं, इसीलिए इनका नाम हो गया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्योंकि अब आगे की जितनी भी एनालिसिस है पूरे इस यूनिट की, उसमें हम सभी लोग बेटा क्या करेंगे, सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात नहीं करेंगे, उनसे दूरी तोड़ दो।
कि हमारे सिलेबस में नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में एनालिसिस नहीं है। हम लोग जो भी लॉज को फॉर्मुलेट करेंगे, जो भी फैक्ट्स को यहाँ पर निकालेंगे, वो सब कुछ किसमें होगा? इनर्शियल। आप लोगों को तो पता ही है कि जो आदमी बार बार बदल जाता हो, क्या आप कभी उस पर भरोसा करते हैं? हम हमेशा किस पर भरोसा करते हैं? कि जो बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता, उसकी बातें नहीं चेंज होती। जैसे मम्मी पापा हैं, उन पे हमारा पूरा विश्वास होता है, पूरा भरोसा होता है। क्यों? क्योंकि वो कभी हमारे लिए नहीं बदलेंगे। हम उनके लिए हमेशा बच्चे रहेंगे और वो हमारे लिए हमेशा माता पिता रहेंगे। ये है कि वो भला ही सोचेंगे, तो हम वहां पर उनसे ज्यादा अटैच होते हैं। वहीं पे आप इतने सारे दोस्त बनाते हैं, कोई फरेबी है, जालसाज है, बार बार अपनी बातों को बदल देता है, तो आप लोग क्या करते हैं? उससे दोस्ती तोड़ लेते हैं। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से आज दोस्ती हम लोग यहाँ पर तोड़ रहे हैं। इनर्शियल फ्रेम ही हमारी एनालिसिस का पार्ट होगा। और इनर्शियल फ्रेम के लिए हमने बताया कि ये इनर्शिया का लॉ फॉलो करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जानेंगे यहाँ कि ये जो नाम हमने दिया है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वो इसीलिए दिया है क्योंकि इनर्शियल फ्रेम लेने जा रहे हैं। इनर्शियल फ्रेम इनर्शिया के लॉ को फॉलो करता है और इनर्शिया का लॉ गैलीलियो ने दिया। तो फॉर दैट वेरी पर्पस वी आर हियर यूजिंग द टर्म मान लिया एफ डैश। इसमें एक फ्रेम को हम मान लेते हैं कि वो रेस्ट पर है और दूसरे फ्रेम को मान ले रहे हैं कि वो चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ये दोनों ही फ्रेम हमारे क्या हो गए? इनर्शियल। अब यहाँ पर फिगर आपको देखिए दिखाई दे रहा है कि दो फ्रेम बने हुए हैं, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और एक दूसरा फ्रेम है उसमें भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, जिसमें पहले वाले फ्रेम से देख रहे हैं तो जो फ्रेम का ऑब्जर्वर कहाँ होगा? वो फ्रेम के मूल बिंदु पर मान लीजिए आदमी बैठा हुआ है, वही क्या कर रहा है? इन चीजों को ऑब्जर्व कर। तो अब यहाँ दो वाई एक्सिस हो गई, दो एक्स एक्सिस हो गई, दो जेड एक्सिस हो गई, दो ऑब्जर्वर हो गए ओ ओ, दो पोजीशन वेक्टर आर आर, दो आपकी पोजीशन पी और पी, तो दो फ्रेम हैं एफ और एफ। इनमें फर्क करने के लिए हमने क्या कर दिया? एक पे सब पे डैश लगा। यानी अगर किसी क्वांटिटी पर, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे पोजीशन वेक्टर हो, चाहे पॉइंट हो या चाहे ओरिजिन हो, उन सब पे डैश लगा है, इसका मतलब क्या है? ये दूसरे फ्रेम की बात है। और जिन पे डैश नहीं लगा है वो आपके पहले फ्रेम। इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास अब दो फ्रेम हो गए हैं, जिससे हम एक ही पार्टिकल पी की पोजीशन को एनालाइज कर रहे हैं। इसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट हमको मानने पड़ते हैं, कुछ हमें पहले मानकर चलते हैं। चाहे कि फ्रेम काउंट करना शुरू, और जब तक मूव नहीं कर रहा है तो हम इसको क्या मानते हैं? टाइम टू जीरो। पी जो हमारा बिंदु पे है, दोनों ये है हमारा। इस तरीके से अगर आप मुझे क्या और नो, ये हमारा
4 उंगलियां हैं और एक ये अंगूठा, ये मान लीजिए एक फ्रेम है। और जब हमारा टाइम काउंट नहीं होना शुरू हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरा फ्रेम हमने एक्सेस किया। अब बताइए आपको कितनी उंगलियां दिख रही हैं? अभी 4 उंगलियां एक अंगूठा दिख रहा है। अभी 4 उंगलियां एक अंगूठा। अब टाइम काउंट होना शुरू हुआ, दूसरा वाला फ्रेम हमारा चलना शुरू कर दिया। अब आप देखिए आपको 2 दिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो फिगर में आपको बेटा दिखाई दे रहा है ये 2 फ्रेम है। t इक्वल टू 0 पे सब कुछ एक जगह था, जैसे टाइम काउंट करना शुरू हुआ ये चल। अब यहाँ से बात हमने एक और कंस्ट्रेंट लगाया, एक और बात मानी है कि जो दूसरा वाला फ्रेम है वो खाली x दिशा में, एक दिशा में मान के हम लोग क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और फिर अगर कंडीशन लगा देंगे कि y के अलोंग चले तब क्या होगा, z के अलोंग चले तब क्या होगा, दोनों के अलोंग चले यानी x y के तब क्या होगा, या y z के अलोंग चले तब क्या होगा, या तीनों ही एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दूसरा वाला फ्रेम चले तब क्या चेंजेस आएंगे। तो उसको निकालने से पहले हम एक दिशा में मान के निकाल लेते हैं, वही चेंज जो इस दिशा में आएगा तो वही चेंज सब दिशा में आ जाएगा, जिस जिस दिशा के रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है, जिस जिस एक्सिस के अलोंग आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो चूंकि हमने क्या माना है कि x दिशा में ही खाली मोशन हो रहा है, तो y और y इस तरीके से कोई भी सापेक्षीय गति नहीं है, कोई भी रिलेटिव मोशन। ठीक इसी तरीके से z और z में भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं, तो कोई भी चेंज y और z में नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो y एक्सिस है उस पर जो डिस्टेंस कवर हुई है फर्स्ट फ्रेम में पार्टिकल के द्वारा और सेकंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुई है वो दोनों बराबर है, यानी y डैश जो है वो y के बराबर है और z डैश जो है वो z के बराबर। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें तो हमारा जो रिलेटिव मोशन है वो किसके अलोंग है, x के अलोंग, यानी x में चेंज आए। कैसे चेंज आएगा, x और x डैश बराबर नहीं, क्योंकि x जो डिस्टेंस है वो पहले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है x अक्ष पे चली गई दूरी, और वहीं पर जो x डैश है या x प्राइम है वो है आपकी x एक्सिस पर चली गई दूरी किसके सापेक्ष, जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है यानी जो फ्रेम। तो यानी x और x डैश बराबर नहीं होंगे तो इनमें क्या हो गया, एक सेपरेशन आ गया। सेपरेशन क्या आ गया, दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई, और वो डिस्टेंस कितनी होगी, जितना इन दोनों फ्रेम के बीच की डिस्टेंस। हमने उसे यहाँ पर फिगर में मान लिया है d और यही घटा दिया है, तो x डैश किसके बराबर हो गया, x माइनस डी। अब d अगर हम निकालना चाहें तो कितना होगा, तो वो वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v वेलोसिटी से अगर फ्रेम चल रहा है और t टाइम में चला है तो डिस्टेंस कितनी कवर कर ली उसने, v इनटू t। तो ये vt जो है हमारा यहाँ पर डिस्टेंस हो गई, डिफरेंस हो गया दोनों x एक्सिस पे चली गई दूरी में। तो इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दे तो x डैश बराबर किसके दिखाई दे रहा है, इक्वेशन नंबर 5 अगर सभी लोग देख रहे हो तो ये x माइनस vt के बराबर। इसी तरीके से अब टाइम की बात करें तो अभी हम लोगों ने एक कन्वेंशन लिया कि टाइम हमारा एट t इक्वल टू 0 सारी चीजें एक जगह, और जैसे ही मोशन फ्रेम का शुरू हुआ पार्टिकल p जो था वो भी मूव करना शुरू किया और t समय में पहुंच गया p बिंदु पर। उसी बिंदु को अगर हम O से देख रहे हैं तो ये P दिख रहा है, O डैश के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये P डैश दिख रहा है, यानी ये दोनों ही बिंदु एक ही हैं और पार्टिकल भी एक ही है उस बिंदु पर पहुंचा है। तो उसको जितना समय लगा हो उसको मान लीजिए समय अगर लगा T एक की तुलना में और P डैश दूसरे की तुलना में, तो ये टाइम दोनों क्या हो गए, सेम, यानी T डैश बराबर किसके हो गया, T। तो अब इन चारों इक्वेशंस को अगर हम एक साथ लिख लें कि x डैश बराबर x माइनस vt, y डैश इज इक्वल्स टू y, z डैश इज इक्वल्स टू z, t डैश इक्वल टू t। इस डैश को प्राइम भी पढ़ते हैं हम लोग अपनी सुविधा के लिए, सिर्फ डैश पढ़ रहे हैं ताकि बचपन से आपने देखा है किसी के ऊपर अगर आपने इस तरीके का मार्क कर दिया तो ये डैश साइन।
तो यहाँ से x डैश x माइनस बी टी के बराबर है, y डैश y के बराबर है, z डैश z के बराबर और t डैश t के बराबर। अब यहीं पर बेटा अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले, मान लीजिए हमें x y z t पता हो, तो उसकी वैल्यू जैसे ही हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x डैश y डैश z डैश और t डैश प्राप्त होगा। वहीं पर इसका उल्टा भी देख सकते हैं कि अगर हमें x डैश y डैश z डैश t डैश का मान पता हो तो हम पुट कर देने पर हमें क्या निकल के आ जाएगा, जो अननोन है हमारा x y z और t। यानी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अपने आप में पूर्ण समर्थ है कि एक फ्रेम में अगर पार्टिकल की पोजीशन पता है तो हम उसे दूसरे फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते, दूसरे फ्रेम में इसको चेंज कर सकते। और इसी वजह से इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एक फ्रेम या P की पोजीशन पता हो या दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यानी P डैश पता हो तो उनकी वैल्यूज रखते ही हमें क्या हो जाएगा, दूसरे फ्रेम में पोजीशन पता चलेगा। एक फ्रेम से जहां हम दूसरे फ्रेम में पोजीशन को ट्रांसफर कर पाए तो आप बिल्कुल यहाँ पर खुश हो जाएंगे कि हमारा काम, हमारा जो पर्पस था वो सिद्ध हो गया कि अगर एक मोशन को हम किसी फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे थे या किसी पार्टिकल की मैकेनिक्स को एक फ्रेम से देख पा रहे थे और दूसरे फ्रेम से भी देख पा रहे थे और इनमें कोई संबंध नहीं था, तो अब हमारे पास एक संबंध आ गया कि एक में पता हो तो हम दूसरे में अपने आप निकाल सकते। यहाँ पर अगर सिंपल फिक्स टर्म की बात करें तो पोजीशन निकालने का तरीका हो गया, एक फ्रेम में पता है दूसरे में हम निकाल सकते हैं, किसी में भी पता हो किसी में भी निकाल सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गई और पोजीशन के बाद सारी चीजें अपने आप निकल जाएंगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, सब। तो ये आपने आज एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर लिया यहाँ पर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें वो तरीका सीख लेना है कि जिससे एक फ्रेम से हम पोजीशन को क्या कर सकें, दूसरे फ्रेम में कन्वर्ट कर सकें। तो बेटा यहाँ पर अब मैं अपने आप को रोकूंगा। आज का हमारा जो टॉपिक था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ समझा, उसका नोट्स आपके स्क्रीन पर है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करें ऑन बोर्ड और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, कुछ पॉइंट्स को एग्जाम्पल लेकर करेंगे। क्वेश्चंस हम लोग खुद ही बना सकते हैं, आपको कहीं किसी चीज की ना किसी किताब की जरूरत है ना ही किसी नोट्स की जरूरत। सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में बहुत ध्यान से चीजों को समझने की जरूरत है, जहां पर भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछने की जरूरत है, और हम कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक एक दो बार से ज्यादा कम से कम रिवाइज हो जाए। तो कितनी बार हम रिवाइज करा दें कि ये सब चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा। कोई बताना चाहेगा, अपने आप बताना चाहे तो बताए। सर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। और कोई? जब तक सर कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे बोर्ड पर तब तक सर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सर नेटवर्क इशू रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए तो हमने कहा कि हम चीजों को रिपीट करते चलेंगे, पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ रिवीजन भी करते चलेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था बस आपके मन में कि कितनी बार हम इसको पढ़ लें तो हमको ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक ने कहा 2 टाइम्स, चलिए हम उसका दुगना कर देंगे, 4 टाइम्स। 4 बार में सबको समझ में आ जाएगा? यस सर। चलिए एक आवाज और बढ़ी, तो 4 बार में लोग मान रहे हैं कि समझ में आ जाएगा, तो 4 का हम और दुगना कर दे रहे हैं, 8 बार बताएंगे। इतना सफिशिएंट है? चलिए, तो अब बेटा अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो अपने प्रश्नों को पूछ सकता है।